I am Chaudhary Shahat. Welcome to the YouTube channel इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहत। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीके मेहता का चैप्टर नंबर 35 ट्रांजिस्टर बायसिंग का। तो मैं ये चैप्टर तैयार कर रहा था, तो मुझे काफ़ी सारे एमसीक्यूज ऐसे नज़र आए जो कि एनटीएस के टेस्टों में बार बार आते हैं या मुख्तलिफ एटॉमिक एनर्जी के टेस्टों में बार बार आते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसे जो है वो स्टूडेंट जो कि एनटीएस के लिए भी प्रेपरेशन करते हैं या ओवरऑल टेस्टों के लिए प्रेपरेशन करते हैं, तो वो इस चैप्टर को जो है वो लाजमी कवर करें। और ख़ुसूसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन के जो है ना चैप्टर वीके मेहता के, वो जो है वो लाजमी आपने कवर करने हैं बीएल थराजा के साथ। उसकी रीज़न ये है कि इसमें से भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो बार बार टेस्टों में आते हैं, लेकिन वो एमसीक्यूज बीएल थराजा में आपको नहीं मिलेंगे। तो चलें सबसे पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन बेसिकली क्या होती है, कि द पर्पस ऑफ राइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल विदाउट एनी चेंज इन इट्स जनरल शेप इज कॉल्ड फेथफुल एम्पलीफिकेशन। बेसिकली फेथफुल एम्पलीफिकेशन ऐसी एम्पलीफिकेशन को बोलेंगे कि जिससे हम सिग्नल को जो है वो एम्पलीफाई तो करें, लेकिन उसकी जनरल शेप जो है वो सिग्नल की चेंज ना हो, उसको हम फेथफुल बोलेंगे। कि अगर किसी ऐसी जगह एम्पलीफिकेशन तो हो रही है लेकिन उसकी शेप भी चेंज हो रही है, तो वो फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं है, बेसिकली वो जस्ट एम्पलीफिकेशन हो रही है। तो इसके दिस इज देन द की फैक्टर ऑफ अचीविंग फेथफुल एम्पलीफिकेशन। फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए जो है वो की फैक्टर हैं ये तीन, के प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट आपका अचीव होना चाहिए, मिनिमम प्रॉपर बेस अमीटर वोल्टेज एट एनी पॉइंट इंस्टेंट होना चाहिए, और मिनिमम प्रॉपर कलेक्टर अमीटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट होना चाहिए। मतलब बेस अमीटर वोल्टेज भी कांस्टेंट हो हर टाइम आपका, और कलेक्टर अमीटर वोल्टेज भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद ट्रांजिस्टर की बायसिंग बेसिकली क्या होती है, कि प्रॉपर फ्लो ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्टर अमीटर वोल्टेज ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ सिग्नल इज नोन एज ट्रांजिस्टर की बायसिंग बोलते हैं। और जो द सर्किट विच प्रोवाइड ट्रांजिस्टर बायसिंग, उसको हम बायसिंग सर्किट भी बोलते हैं। उसके बाद स्टेबलाइजेशन होती है। स्टेबलाइजेशन बेसिकली क्या होती है, द कलेक्टर करंट इन ट्रांजिस्टर चेंजेस रैपिडली, क्योंकि आपका जो कलेक्टर करंट है, अगर कोई भी पैरामीटर आपके ट्रांजिस्टर का चेंज हो जाए तो कलेक्टर करंट जो है ट्रांजिस्टर का चेंज हो जाता है। तो उसको जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए दो उसके बेसिकली प्रॉपर्टीज जिनको हमने चेंज नहीं होने देना। सबसे पहले टेम्परेचर चेंजेस, अगर टेम्परेचर आपके ट्रांजिस्टर का चेंज हो जाए तो आपका ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट चेंज हो जाता है। दूसरा, ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑफ द सेम टाइप, कि अगर हमारा कोई ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट था, उसमें 2 या 3 ट्रांजिस्टर यूज हो रहे थे, तो हमने एक ट्रांजिस्टर हमारा बर्न हुआ और हमने रिप्लेस कर दिया सेम टाइप ट्रांजिस्टर से, तो फिर भी जो है आपका कलेक्टर करंट चेंज हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि कुछ ना कुछ जो है वो टाइप आपके ट्रांजिस्टर की जो नया रिप्लेस करेंगे वो डिफरेंट होगी, तो उससे भी आपका कलेक्टर करंट जो है वो चेंज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग करंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस आर वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। बेसिकली जो है वो अपने ट्रांजिस्टर को जो है वो स्टेबलाइज करना, कि टेम्परेचर चेंज से भी उसका कलेक्टर करंट चेंज ना हो, या कोई ट्रांजिस्टर चेंज हो जाए जिससे उसके पैरामीटर वेरी करें, उससे भी आपका कलेक्टर करंट चेंज ना हो, तो इसको हम स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, इस मेथड को। तो बेसिकली स्टेबलाइजेशन के भी जो है वो डिफरेंट मेथड हैं। उसके बाद थर्मल रनवे। थर्मल रनवे बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका जो है वो ट्रांजिस्टर का लीक आप कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी और आपका जो ट्रांजिस्टर है वो उसके जंक्शन जो है वो बर्न हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन। द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर इज नोन एज थर्मल रनवे, कि जब आपका जो ट्रांजिस्टर है वो अपने आप को मतलब एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेगा, हीट की वजह से उसके अपने जंक्शन को जो है वो बर्न कर लेगा, तो उसको हम ट्रांजिस्टर का थर्मल रनवे बोलते हैं। उसके बाद एसेंशियल ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट, उसके क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले है कि इट शुड इंश्योर प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। इट जो है इट शुड इंश्योर दैट जो
voltage between the collector and emitter does not fall below the 0.5 volt for germanium transistor and 1 volt for silicon transistor at any instant. उसके बाद it should be ensure that stabilization of operating point उसका stable रहे. उसके बाद स्टेबिलिटी फैक्टर की जो डेफिनेशन है ये बहुत दफा एमसीक्यूज में आ चुकी है. ये डेफिनेशन क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट IC विद रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर लीकेज करंट ICO एट कांस्टेंट बीटा एंड बेस करंट इज कॉल्ड, इसको स्टेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं. स्टेबिलिटी फैक्टर की जो फार्मूला है IC ओवर ICO एट कांस्टेंट IB एंड बीटा. उसके बाद मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग के भी मेथड हैं ताकि हम जो बायसिंग की मदद से फेथफुल एम्पलीफिकेशन अचीव करते हैं. तो इसके जो है 4 मेथड हैं: बेस रजिस्टर मेथड, अमीटर बायस मेथड, बायसिंग विद कलेक्टर फीडबैक रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस. ये 4 तरह के बायसिंग मेथड यूज होते हैं ट्रांजिस्टर में. सबसे पहले बेस रजिस्टर मेथड है कि इन दिस मेथड हाई रेजिस्टेंस several hundred kilo ohm is connected between the base and positive of the supply of our NPN transistor and between base and negative end of the supply of PNP transistor. Here the required zero signal base current is provided by VCC and then it flows through the RB. It is because now base is positive with respect to emitter and base emitter junction is forward bias. The required value of zero signal base current IB can be made to flow by selecting the proper value of बेस रजिस्टर RB. तो इससे हम जो बेसिकली जो बेस करंट है उसकी वैल्यू जो है वो अचीव कर लेते हैं फार्मूले से. और इस जो एंड पे आपके जो स्टेबिलिटी फैक्टर है बेस रजिस्टर बायस का 1 प्लस बीटा के बराबर है. द स्टेबिलिटी फैक्टर इज फिक्स्ड बायस इज 1 प्लस बीटा. दिस मीन्स दैट IC चेंजेस 1 प्लस बीटा टाइम्स एज मच एज एनी चेंज इन ICO. फॉर इंस्टेंस बीटा अगर आपका 100 टाइम चेंज हो गया है तो S is equal to 101 हो जाएगा, which means that IC increase 101 time faster than ICO. Due to large value of S is in a fixed bias, it has poor thermal stability. इससे हमारा IC तो स्टेबलाइज हो गया लेकिन इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बेस रजिस्टर बायस से जो मतलब पुअर हो जाती है. फिर हम अमीटर बायस हमने यूज किया. अमीटर बायस में हम क्या करते हैं, द सर्किट डिफर्स फ्रॉम बेस रजिस्टर बायस इन 2 इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट. फर्स्ट इट यूजेस 2 सेपरेट DC वोल्टेज सोर्सेस, one positive and other negative, and normally the 2 supply voltage will be equal. और इसमें जो आपका आता है स्टेबिलिटी फैक्टर होता है. इससे द अमीटर बायस कैन प्रोवाइड स्टेबल क्यू पॉइंट इफ प्रॉपर्ली डिजाइन. बेसिकली ये जो क्यू पॉइंट है आपका अमीटर रजिस्टर बायस से वो स्टेबल हो जाता है. तीसरा मेथड था बायसिंग विद कलेक्टर फीडबैक रेजिस्टेंस. इन दिस मेथड वन एंड ऑफ RB इज कनेक्टेड टू द बेस एंड अदर एंड टू द कलेक्टर. इसमें जो हम जो है RB फीडबैक रेजिस्टेंस लगा देते हैं कलेक्टर और बेस के दरमियान. तो इससे जो है वो इससे देखते हैं स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो लेस देन 1 प्लस बीटा के बराबर हो जाता है. इट कैन बी मैथमेटिकली दैट स्टेबिलिटी फैक्टर इन दिस मेथड ऑफ बायसिंग इज लेस देन द 1 प्लस बीटा. दिस मेथड प्रोवाइड बेटर थर्मल स्टेबिलिटी देन द फिक्स बायस. जो फिक्स बायस हमने ऊपर डिस्कस किया उससे जो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बेटर होती है. और एंड पे जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड है. इसमें क्या होता है कि दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर प्रोवाइडिंग बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन टू अ ट्रांजिस्टर. ये बायसिंग भी प्रोवाइड करता है और स्टेबलाइज भी करता है. इन दिस मेथड 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज VCC एंड प्रोवाइडेड द बायसिंग. द अमीटर रेजिस्टेंस RE प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन. इसमें बेसिकली जो है वो ये दो जो आपकी आती हैं वो ट्रांजिस्टर की बायसिंग के लिए और जो आपकी RE होती है वो स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होती हैं.
उसके बाद द नेम वोल्टेज डिवाइडर कम फ्रॉम द वोल्टेज डिवाइडर बाय R1 एंड R2, जो R1 और R2 ये वोल्टेज डिवाइडर प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे बना रही हैं। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 फॉरवर्ड बायस द base emitter junction, this cause the base current and hence collector current flow in the zero signal condition। और इसका जो बेसिकली स्टेबिलिटी फैक्टर है वो यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर इसका 1 है। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस एंड लीड टू द मैक्सिमम पॉसिबल थर्मल स्टेबिलिटी ड्यू टू डिजाइन कंसिडरेशन। आर नॉट और आर ई हैज वैल्यू दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड as compared to 1 in actual practice the circuit may have the stability factor around the 10 होता है इसका एक्चुअल कंडीशन में। उसके बाद मिड पॉइंट बायसिंग होता है। मिड पॉइंट बायसिंग बेसिकली क्या है कि व्हेन एम्पलीफाइंग सर्किट इज सो डिजाइंड दैट ऑपरेटिंग पॉइंट Q lies at the center of the DC load line, the amplifier is said to be midpoint biased। when the amplifier is midpoint biased the Q point provide the IC and VC that are 1/2 of their maximum possible value since the Q point is centered on the DC load line। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो मैक्सिमम IC होता है वो 1/2 इंटू IC मैक्सिमम वैल्यू के IC और जो आपकी VC होती है वो VCC के हाफ जो है वो के बराबर होती है। तो इसको जो मिड पॉइंट हम बायसिंग बोलते हैं ट्रांजिस्टर की। उसके बाद इफ द Q पॉइंट इज लोकेटेड अबव द सेंटर ऑन द लोड लाइन द इनपुट में काज द ट्रांजिस्टर टू सैचुरेट। ये भी एमसीक्यूज में जाती है कि अगर आपकी जो Q पॉइंट है वो अबव है लोड लाइन से तो आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा। एज अ रिजल्ट द पार्ट ऑफ आउटपुट वेव विल बी क्लिप्ड ऑफ। तो इसकी वजह से आउटपुट वेव का जो कुछ पार्ट है वो क्लिप ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली द Q पॉइंट इज बिलो द मिड पॉइंट ऑन द लोड लाइन तो इनपुट में काज द ट्रांजिस्टर टू गो टू इनटू कट ऑफ। तो आपका ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ में चला जाएगा। दिस कैन आल्सो काज अ पोर्शन ऑफ आउटपुट टू बी क्लिप्ड। इससे भी आपका जो आउटपुट पोर्शन है सिग्नल का वो क्लिप हो जाएगा। एंड इट फॉलो देयर आर दैट मिड पॉइंट बायस्ड एम्पलीफायर सर्किट अलाउ इज द बेस्ट पॉसिबल AC ऑपरेशन ऑफ द सर्किट। तो इसके जो वो एमसीक्यूज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 1 है कि ट्रांजिस्टर बायसिंग रिप्रेजेंट, जो आपकी ट्रांजिस्टर की बायसिंग का मतलब है कि उसकी डीसी कंडीशन को स्टेबलाइज करना। एमसीक्यूज नंबर 2 है ट्रांजिस्टर बायसिंग इज डन टू कीप डैश इन द सर्किट। जो ट्रांजिस्टर की बायसिंग हम करते हैं उसमें प्रॉपर डायरेक्ट करंट जो आपका डीसी करंट है वो जो है वो प्रॉपर रहे, इसको हम जो है वो बायसिंग बोलते हैं, मतलब कांस्टेंट रहे। एमसीक्यूज नंबर 3 है ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट। जो ऑपरेटिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, जो जीरो सिग्नल वैल्यूज ऑफ IC एंड VCE को हम जो है वो ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 है इफ द, ये एमसीक्यूज बहुत दफा टेस्टों में आ चुका है। 4 इफ बायसिंग इज नॉट डन इन एम्पलीफायर सर्किट इट रिजल्ट्स इन, ये जो है वो अगर हम बायसिंग नहीं करेंगे तो अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन जो है वो ट्रांजिस्टर करेगा। अनफेथफुल का मतलब क्या है कि उसकी जो जर्नल प्रॉपर्टी है और शेप है वो भी चेंज कर देगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है कि ट्रांजिस्टर बायसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड बाय, ये हम बायसिंग सर्किट से उसको प्रोवाइड करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ VB जो बेस एमीटर शुड बी नॉट फॉल बिलो द 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। एमसीक्यूज नंबर 7 है फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इट्स कलेक्टर शुड हैव, जो आपका कलेक्टर है वो रिवर्स बायस होना चाहिए प्रॉपरली। एमसीक्यूज नंबर 8 है फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ VCE शुड बी नॉट फॉल बिलो द 1 वोल्ट फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। एमसीक्यूज नंबर 9 है, ये भी बहुत दफा टेस्टों में आ चुका है कि द सर्किट दैट प्रोवाइड द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज, इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर बायस जो सर्किट होता है ये प्रोवाइड करता है। एमसीक्यूज नंबर 10 है, ये भी बहुत दफा टेस्टों में आ चुका है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DC एंड AC लोड लाइन रिप्रेजेंट, ये बेसिकली ऑपरेटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एमसीक्यूज नंबर 11 भी बहुत दफा टेस्टों में आ चुका है द आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 होती है। एमसीक्यूज नंबर 12 है कि द जीरो सिग्नल IC इज जनरली
generally a 1 milliampere in the initial stage of the transistor amplifier. MCQ number 13 है, if the maximum collector current due to the signal alone is 3 milliampere, then zero signal collector current should be at least equal to, वो 3 milliampere के बराबर होगा. 14 नंबर एमसीक्यूज भी बहुत दफा टेस्टों में आ चुका है. द डिसएडवांटेज ऑफ बेस बायस मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग इज दैट इट इज सेंसिटिव टू बीटा चेंजेस. ये जो बीटा चेंजेस से सेंसिटिव होता है. एमसीक्यूज नंबर 15 है, द बायसिंग सर्किट हैज स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ 50 if due to temperature changes ICBU changes by 1 microampere, then IC will change by 50 microampere से चेंज होगा. MCQs number 16 है, for good stabilization in voltage divider bias the current I1 flowing through R1 and R2 should be equal to or greater than, तो वो 10 टाइम जो है वो बेस करंट के बराबर इक्वल या ग्रेटर होगा. MCQs number 17 है, the leakage current in silicon transistor is about 1000 the leakage current in the germanium transistor. ये 17 नंबर MCQs बहुत दफा टेस्टों में आ चुका है कि जो सिलिकॉन का लीकेज करंट है 1/10,000 टाइम जो है वो लीकेज करंट ऑफ जर्मेनियम से लेस होता है. तो उसकी रीजन ये है कि जैसे हमने देखा था MCQs में वीके मेहता कही कि जो आपका जर्मेनियम का लीकेज करंट है वो आपका और सिलिकॉन का जो हमने लीकेज करंट है वो देखा था. 18 नंबर एमसीक्यूज है, द ऑपरेटिंग पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं. ये भी एमसीक्यूज बहुत दफा टेस्टों में आ चुका है. 19 नंबर एमसीक्यूज, फॉर प्रॉपर एम्पलीफिकेशन बाय ट्रांजिस्टर सर्किट द ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी लोकेटेड एट, जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो मिडल ऑफ द डीसी लोड लाइन होना चाहिए. ये भी एमसीक्यूज बहुत दफा टेस्टों में आ चुका है. 19 20 नंबर एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, द ऑपरेटिंग पॉइंट डैश ऑन द एसी लोड लाइन, तो आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एसी लोड लाइन पे भी लाई करता है. 21 नंबर एमसीक्यूज है, द डिसएडवांटेज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायस इज दैट इट हैज मेनी रेजिस्टेंस. एमसीक्यूज नंबर 21 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 22 भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, द थर्मल रनवे अकर व्हेन, जब आपका ट्रांजिस्टर इज नॉट बायस्ड, बायसिंग सर्किट हम नहीं लगाएंगे ट्रांजिस्टर को तो आपका थर्मल रनवे ट्रांजिस्टर का अकर कर सकता है, मतलब हीट की वजह से ट्रांजिस्टर आपका डैमेज हो सकता है. एमसीक्यूज नंबर 23 है, द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस इन द एमीटर सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज टू, जो आपका रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर सर्किट का पर्पस क्या होता है कि लिमिट द चेंज इन एमीटर करंट, बेसिकली एमीटर करंट को स्टेबलाइज करती है ये. 24 नंबर एमसीक्यूज है, इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट VCE इज इक्वल टू, अगर VCB है तो VCE का फार्मूला आपने याद रखना, ये बहुत यूज होगा कि इज इक्वल टू VCB प्लस VBE के बराबर होता है. 25 नंबर एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द बेस बायस मेथड इज जनरली यूज्ड, ये स्विचिंग सर्किट में यूज होता है. एमसीक्यूज नंबर 26 है, फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर VCE शुड नॉट फॉल बिलो 0.7 वोल्ट फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन. 27 नंबर एमसीक्यूज है, in base bias method if the value of beta changes from by 50 then collector current will change by factor, collector current भी 50 टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा. जैसे हमने देखा था जो आपका collector current है वो सेंसिटिव टू बीटा है और सेंसिटिव टू ट्रांजिस्टर के पैरामीटर से है. अगर बीटा 50 टाइम चेंज होगा तो कलेक्टर करंट भी आपका 50 टाइम चेंज हो जाएगा. 28 नंबर एमसीक्यूज है, द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ कलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट इज दैट डैश ऑफ बेस बायस, जो आपकी स्टेबिलिटी फैक्टर है कलेक्टर फीडबैक सर्किट का वो लेस है बेस बायस से. 29 नंबर एमसीक्यूज है, इन डिजाइनिंग ऑफ बायसिंग सर्किट द वैल्यू ऑफ कलेक्टर लोड RC इज डिटरमिन्ड बाय, ये हम VCE की कंसीडरेशन से डिटरमिन करते हैं. 30 नंबर एमसीक्यूज है, इफ द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट IC इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ द VCE जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. 31 नंबर एमसीक्यूज है, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ VBE वो भी डिक्रीज कर जाएगी. 32 नंबर एमसीक्यूज है,
द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इन पोटेंशियल डिवाइडर मेथड इज प्रोवाइडेड बाय, ये हम उसकी आर ई से की जो कंसीडरेशन से करते हैं। जैसे हमने देखा था कि वोल्टेज डिवाइडर बायस में जो वोल्टेज डिवाइडर है वो स्टेबलाइजेशन का जो बायसिंग का काम करता था, और जो स्टेबलाइजेशन का जो आर ई अमीटर रेजिस्टेंस है वो स्टेबलाइजेशन का काम करती थी, जो कि अमीटर करंट को स्टेबलाइज करती थी। 33 नंबर एमसीक्यूज है, द वैल्यू ऑफ वीबीई, जो आपकी वैल्यू वीबीई है इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आईसी होती है। 34 नंबर एमसीक्यूज है, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस द ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड ड्यू टू, क्योंकि आपका जो लीकेज करंट है कलेक्टर और बेस का वो चेंज हो जाता है। 35 नंबर एमसीक्यूज है, द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर बेस बायस उसकी 1 प्लस बीटा के बराबर होती है, ये भी बहुत दफा टेस्ट में एमसीक्यूज आ चुका है। 36 नंबर एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, इन वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट द वैल्यू ऑफ जो अमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो 800 ओम के बराबर होती है। 37 नंबर एमसीक्यूज है कि अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज बायस्ड विद बेस बायस मेथड, उसकी बीटा की वैल्यू 100 है, VBE 0.7 वोल्ट है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट उसका 1 मिली एम्पेयर है, VCC उसका 6 वोल्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस रजिस्टर, उसकी बेस की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, हम जो है वो देखते हैं। 37 नंबर एमसीक्यूज के सबसे पहले जो है वो हमने आर बी बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो आई बी की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले कि आई सी ओवर आई बी, जो वो आई सी की वैल्यू कलेक्टर की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर है, बीटा की वैल्यू गिवन है, तो 10 टू की -2 मिली एम्पेयर आपकी बेस की वैल्यू आ गई। तो बेस रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, VCC माइनस VBE ओवर IB, तो 6 माइनस 0.7 ओवर 10 टू के -2 मिली एम्पेयर, तो आपकी जो बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 530 किलो ओम आपकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद 38 नंबर एमसीक्यू है कि इन वोल्टेज डिवाइडर बाइस VCC आपकी 25 वोल्ट है, R1 की वैल्यू गिवन है, R2 की वैल्यू गिवन है, RC की वैल्यू गिवन है एंड RE की वैल्यू गिवन। व्हाट इज अमीटर वोल्टेज हमने निकालने हैं, तो यहां पे बेसिकली हम वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज कर रहे हैं। R2 के क्रॉस हम जो है वो वोल्टेज निकाल रहे हैं। R2 बेसिकली क्या है कि जैसे ये है वोल्टेज डिवाइडर बायस, R2 बेसिकली जो अमीटर के क्रॉस जो है वो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उसके क्रॉस हमने वोल्टेज निकालने हैं। तो यहां से अगर हम अमीटर के क्रॉस जो R2 के क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो हमें जो इस यहां पे जितने वोल्टेज होंगे वो हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह हम जो है वो IE की वैल्यू जो है वो VE की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो यहां पे हम R2 के क्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल से, तो 25 जो वोल्टेज सोर्स वोल्टेज है और 2.2 के क्रॉस हमने निकालने हैं, 10 प्लस 2.2 तो 4.5 वोल्ट आपके जो है वो यहां पे आ जाएंगे जो R2 के क्रॉस होंगे, यहां पे R2 के क्रॉस तो वही यहां पे होंगे। तो इसमें से हम जो है वो VBE को माइनस कर देंगे, यहां पे हम उसको VBE जो 0.7 वोल्ट है उसको माइनस कर देंगे 4.5 से, तो हमारे पास जो वो अमीटर के जो वोल्टेज है वो 3.8 वोल्ट आपके आंसर आ जाएगा यहां पे 3.8 वोल्ट। उसके बाद इन वोल्टेज डिवाइडर बायस ऑपरेटिंग पॉइंट इज 3 वोल्ट 2 मिली एम्पेयर, इफ द VCC उसकी 9 वोल्ट है, RC उसकी 2.2 किलो ओम है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RE, यहां पे अमीटर की हमने रेजिस्टेंस निकालनी है। तो हम सिंपली VE निकाल लेंगे, तो VE का ये फार्मूला बहुत दफा यूज होगा, ये भी आपने फिंगर टिप्स पे कर लेना कि VCCE माइनस VCE माइनस ICRC। तो यहां से VE की वैल्यू 1.6 वोल्ट आ गई, तो अमीटर की वैल्यू हमारे पास और अमीटर और कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट इक्वल होता है 2 मिली एम्पेयर, कलेक्टर करंट हमारे पास गिवन है, तो RE की वैल्यू 1.6 ओवर 2 मिली एम्पेयर, तो 800 ओम आपकी आंसर आ जाएगा। और 41 नंबर एमसीक्यूज है कि द फिगर शो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बायस विद बेस बायस मेथड, बीटा की वैल्यू 100 है और VBE की वैल्यू 0.7 वोल्ट है। देन व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द RB, तो RB के क्रॉस वोल्टेज कितने होंगे, तो ये बेसिकली RB आपकी ये रेजिस्टेंस है और VBE के जो वोल्टेज है वो 0.7 है, तो 6 में से 0.7 निकाल देंगे तो 5.3 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ जो है बेस के जो वोल्टेज हैं वो 0.7 वो निकाल दें,
6 में से, तो आपके जो आरबी के क्रॉस 5.3 वोल्ट आ जाएंगे। उसके बाद 46 नंबर एमसीक्यूज है, टू डीसी लोड लाइन ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर डिफरेंट कलेक्टर लोड्स, विच डीसी लोड लाइन रिप्रेजेंट द हायर कलेक्टर लोड आरसी। आरसी की वैल्यू ज्यादा कहां पे है, जिसका करंट कम होगा उसकी आरसी की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि आरसी और आईसी की जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे जो 2 में जो 1 मिली एम्पेयर कम है आर आईसी की वैल्यू, तो इसका मतलब जो है वो लोड लाइन 2 में जो आरसी की वैल्यू है वो ज्यादा है। 47 नंबर एमसीक्यू है, व्हाट इज द कलेक्टर सप्लाई वीसीसी ऑफ द ट्रांजिस्टर सर्किट हैविंग डीसी लोड लाइन, तो वो 20 है। 49 नंबर एमसीक्यूज है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बायस्ड बाय कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर, आर बी की वैल्यू 100 किलो ओम है, बीटा 100 है, वी 0.7 वोल्ट है। इफ द वीसीई 10 वोल्ट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आर बी। तो यहां से सबसे पहले वीसीबी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वीसीई माइनस वीबी, तो 9.3 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर। और आप उसके बाद आपने जो है वो यहां पे हमने निकालना है व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस आर बी। आर बी 100 किलो ओम, आर बी की वैल्यू नहीं निकालनी, सॉरी यहाँ पे हमने वोल्टेज निकालने हैं, वोल्टेज अक्रॉस आर बी, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस निकालने हैं आर बी के। तो जैसे हमने ऊपर देखा था कि हम जो है वो वीसीई जो अमीटर और कलेक्टर और अमीटर के दरमियान यहाँ पे वोल्टेज कितने हैं, 10 वोल्ट हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वो इस नोड पे 10 वोल्ट हैं, और वीबीई के दरमियान जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम 10 में से 0.7 जो है वो निकाल देंगे, तो जो आर बी के क्रॉस वोल्टेज है वो निकल आएंगे हमारे 9.3 वोल्ट। तो इसका जो आंसर है वो 9.3 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद 56 नंबर एमसीक्यूज है कि फिगर शो द डीसी लोड लाइन ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट लाइक वन शोन इन 30 फिगर 35.9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीसीसी। तो वैल्यू वीसीसी जहां पे ऑपरेटिंग पॉइंट होगा तो वो वैल्यू वीसीसी की होती है 30 वोल्ट आ जाएगा। 60 नंबर एमसीक्यूज है कि द फिगर शो दैट वोल्टेज डिवाइडर बाय इस मेथड इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट इज 3 वोल्ट 2 मिली एम्पेयर एंड आरसी उसकी वैल्यू जो 2.2 किलो ओम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ई। उसमें अमीटर की वैल्यू हमने निकालनी है। 60 नंबर एमसीक्यूज का सलूशन, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वीई जो अमीटर के क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये फार्मूला आपने फिंगर टिप्स पे करना। वीसीसी गिवन है 9 वोल्ट, वीसीई गिवन है 3 वोल्ट, आईसी और आरसी की वैल्यू गिवन है। आईसी जो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट से उसने 2 मिली एम्पेयर दिया था करंट आईसी कलेक्टर करंट, और 2.2 किलो ओम जो है उसने आरसी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी। तो हमारे पास वोल्टेज क्रॉस निकल आए अमीटर के क्रॉस 1.6 वोल्ट, और उसने अमीटर जो है वो आपको पता है कि अमीटर करंट और कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट बराबर होता है। जो कलेक्टर करंट की वैल्यू उसने दी है 2 मिली एम्पेयर, तो हम यहाँ से वीई और आईई की वैल्यू आर ई निकाल लेंगे। 1.6 वोल्ट ओवर 2 मिली एम्पेयर, तो 800 ओम आपकी जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पे। एमसीक्यूज नंबर 60 में। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 69 है डीसी लोड लाइन ऑफ द ट्रांजिस्टर सर्किट लाइक वन शो दैट व्हाट विल बी द कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज। तो जहां पे ऑपरेटिंग पॉइंट होगा तो ये वीसीसी के बराबर है, इसका मतलब वीसीसी की वैल्यू कितनी है 15 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15 वोल्ट। 72 नंबर एमसीक्यूज है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा इज 100 आर बी की वैल्यू 1 मेगा ओम है इन द बेस बायस मेथड। तो व्हाट इज द स्टेबिलिटी फैक्टर, तो 101 आपका स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा। आपको पता है कि बेस रजिस्टर बायस में 1 प्लस बीटा हमने स्टेबिलिटी फैक्टर निकाला था। 73 नंबर एमसीक्यूज है कि आईसीबीओ जो लीकेज करंट है कलेक्टर का 1 माइक्रो एम्पेयर है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आईसीओ जो अमीटर का जो कलेक्टर करंट है
फाइंड करना है। गिवन द बीटा की वैल्यू उसने 150 दी है, तो ICEO का फॉर्म 1 प्लस बीटा इंटू ICBO के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 151 माइक्रोएम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। 74 नंबर MCQs है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट इन अ बायस्ड ट्रांजिस्टर। क्या होता है कि जब आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा तो सैचुरेशन में जो कलेक्टर करंट फ्लो करेगा वो आपके ट्रांजिस्टर का मैक्सिमम कलेक्टर करंट होगा। 75 नंबर MCQs है कि ideally a DC load line is a straight line drawn on the collector characteristics curve between, जो आपकी characteristics curve होती है वो VCE जो कट ऑफ और IC saturation के दरमियान ड्रॉ की जाती है। 76 number MCQs है, if the sinusoidal voltage is applied to the base of biased NPN transistor and resulting sinusoidal collector voltage is clipped near 0 volts, the transistor is, जो उसका मतलब जो ट्रांजिस्टर है आपका या तो ड्रिवन इनटू सैचुरेशन में है या ऑपरेटिंग उसका नॉन लीनियरली है, वो नॉन लीनियरली ऑपरेट कर रहा है। MCQs नंबर 77 है, ये भी बहुत दफा टेस्ट में आ चुका है कि DC बीटा ऑफ आर गिवन टाइप ऑफ जो ट्रांजिस्टर है ये वेरी करता है विद टेम्परेचर के साथ और वेरीज विद द डिवाइस टू डिवाइस। जो ट्रांजिस्टर जैसे हम चेंज करेंगे उसकी पैरामीटर चेंज होंगे तो उसके साथ भी जो बीटा है वो वेरी करता है। 78 नंबर MCQ डिसएडवांटेज ऑफ बेस बायस क्या होता है कि इट इज टू मच बीटा डिपेंडेंट। ये भी MCQs बहुत दफा आ चुका है टेस्टों में। 79 नंबर MCQs है, अमीटर बायस इज, जो मीटर बायसिंग होती है उसमें एसेंशियली ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा हो जाता है और दूसरा प्रोवाइड द स्टेबल बायसिंग पॉइंट हमें प्रोवाइड करता है। 80 नंबर MCQs है, इन अमीटर बायस RE अमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.7 किलो ओम है, VE की वैल्यू 15 वोल्ट है, तो अमीटर करंट कितना होगा तो 15 ओवर 2.7, तो आपका 5.3 मिली एम्पियर आपका जो है वो अमीटर करंट आ जाएगा। तो ये था चैप्टर नंबर 35 ट्रांजिस्टर की बायसिंग का, VK मेहता की बुक का। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जो है वो काफ़ी सारे MCQs अक्सर NTS के टेस्ट में, एटॉमिक एनर्जी के टेस्टों में आए होते हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा फेसबुक पेज है टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शहाद, उसको फॉलो कर लें ताकि आने वाली न्यू जॉब्स टेस्ट के हवाले से आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।